जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1498 में। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर आया। यहाँ पहुंचकर उसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की, अर्थात नीले जल की नीति या शांत जल की नीति भी कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड कौन है? अल्मीड़ा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो अल्बुकर्क, जिसने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया था गोवा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीड़ा 1505 में। वह ये सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीड़ा हुआ। फिर कालीकट स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया उसका। अब इधर है समुद्री यात्री और उसके देश। तो वास्को डी गामा किस देश का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का था। तस्मान ये हॉलैंड निवासी था। तस्मान ये हॉलैंड निवासी था। यानी अगर देखा जाए तो ठीक है, यानी कौन सा उत्तर होगा? वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा हमारा पुर्तगाल का था। तो पहला ही देखते ही आंसर मिल जा रहा है, वास्को डी गामा। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। बाकी मिला लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वो स्पेन का था। कैप्टन कुक ये हमारा ब्रिटेन का था। और तस्मान हॉलैंड का था। वही सब लिखा है इसमें। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो अल्बुकर्क, जिसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और साथ ही अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए या पुर्तगाली राज्य विस्तार के लिए निर्देश दिए कि पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं से विवाह करें और यहीं स्थायी रूप से बसने की कोशिश करें। तो ये अल्बुकर्क के बारे में या ध्यान नोट करने की बात है। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगाली 1499 में नहीं। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया था कब? 1510 में। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोला। और पूर्वी भारत में उड़ीसा में 1633 में सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, सब सही है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग? पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग कोचीन में बनाया था।
1503 में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में बनाया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने। यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ये पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली करते थे। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली को इन्होंने किया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 38 तक मद्रास के निकट सेंट थॉमी और बंगाल में हुगली पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। साथ ही 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद से संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र है। पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही बात। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे, फ्रांसीसी तो सबसे आखिरी वाले थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये तो एकदम गलत बात है। अंग्रेजों ने तो पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, तो पांडिचेरी क्या चीज़ है। इस हिसाब से पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। व्याख्या देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपने व्यापारी कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 में, यानी सबसे पहले पुर्तगालियों ने, उसके बाद डचों ने, फिर है फ्रांसीसियों ने 1673 में की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। यानी देखा जाए तो गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था और पुदुचेरी पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। अब है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा, ये पुर्तगालियों ने बनाया था। फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का अड्डा बना दिया था। वो बंगाल को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ एक तो ममता बनर्जी का है और दूसरा पुर्तगालियों का। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? तो यही जॉब चार्नॉक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना गया। हालांकि 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा, कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था।
इस आधार पर 24 अगस्त 1690 कलकत्ता का फाउंडेशन दिवस नहीं माना जा सकता है। फिर भाई कलकत्ता किसने बसाया? जॉर्ज टाउन। लेकिन हम लोग मानेंगे कलकत्ता जॉर्ज टाउन ने बसाया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम नगर निकाय स्थापित किया गया? प्रथम नगर निकाय तो मद्रास। आधुनिक भारत का पहला नगर निकाय 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने स्थापित की थी? सबसे पहले वो डचों ने की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थे। इसके बाद 1602 में डच, जो कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित, ये बेकार था जो क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भाई क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे प्रभावी रही? तो पहला कारण है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत विभिन्न प्रांतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। मराठा अलग थे, राजपूत अलग थे, मुगल अपना अलग चला रहे थे, तो अवध वाले अलग थे। तो भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सही बात। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता है, यानी ऑल तीनों सही है। अब निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी, जो कि स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करती थी। इसे अधिकार मिला था 1593 में। लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ तथा 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में, यही सामान्यतः यही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। जब अब अगला क्वेश्चन है, लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। यही सब लिखा गया है। अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में पहला कारखाना खोला तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर हो गया था। जब सूरत में पहला कारखाना खोला था उस समय जहांगीर था। शाहजहां के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला। 1613 में सूरत में स्थापित स्थायी कारखाना अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना था। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी कारखाना खोला था। कैप्टन हॉकिंस, ये इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कैप्टन हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 में पहुंचा था। 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा।
कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1608 में, लेकिन इसे सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति नहीं मिली थी। 1608 में इसे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली थी। फिर अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि जब 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो इसे फिलहाल के लिए अनुमति मिल गई थी, लेकिन उस टाइम पे सूरत और भारत के समुद्री इलाके में पुर्तगालियों का दबदबा था। तो पुर्तगालियों के प्रेशर के कारण जहांगीर ने इसे अनुमति नहीं दी। परंतु 1611 में क्या हुआ? स्वाली का युद्ध हुआ। 1611 में स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया। 1611 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगाली कैप्टन मिडल्टन को हरा दिया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सूरत बंदरगाह की विजय ने सूरत जब विजय हो गई अंग्रेजों की, तो वहाँ पे पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। जब पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया तो फिर फैक्ट्री बनाने में कोई दिक्कत थी नहीं, तो अंग्रेजों ने वही 1613 में बना ली थी फैक्ट्री। तो यहाँ समझ में ये यहाँ पे जो युद्ध पूछता है, स्वाली का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो पुर्तगाली और अंग्रेज के मध्य। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन या थॉमस बेस्ट था, उधर पुर्तगालियों की तरफ से मिडल्टन था। 1611 में हुआ था। उसके बाद ही 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, और उसके बाद ही अंग्रेजों ने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदनगर, अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ये तो किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। अब है वही प्रथम फैक्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री जो ऑफिशियल थी इनकी सूरत में थी। वही आ गया क्वेश्चन स्वाली वाला। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? स्वाली का युद्ध 1611 वाला। थॉमस बेस्ट ने, मिडल्टन था पुर्तगालियों का, उसको हराया। अब है सूरत में प्रथम कारखाना किसने खोला था भाई? तो सूरत में प्रथम कारखाना तो इधर तो अंग्रेजों ने ही खोला था। अच्छा, पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला था। इधर डचों ने। व्याख्या देखते हैं इसका। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। फिर है सूरत में डचों ने 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित किया था। यानी इन तीनों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों ने, तीनों ने सूरत में अपना खोला। लेकिन अगर वैसे
क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने खोला था 1613 में, 1616 में डच फैक्ट्री आई थी और 1668 में फ्रांसीसियों की फैक्ट्री। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही खोला था। अब 1613 में कहाँ कारखाना खोला अंग्रेजों ने? सूरत में। फिर वही हमसे सूरत आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। चूंकि हुआ क्या था, 1661 में जो ब्रिटेन के महाराजा थे प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, इनको इश्क हो गया था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, तो इन्होंने ब्याह कर लिया और उसके बाद में पुर्तगालियों ने गिफ्ट के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार में दे दिया। तो उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पे 1668 में अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। यही है। अब है प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो 1797 में। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। अब यहाँ है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो चाइल्ड है सर जॉन चाइल्ड, ये बचकानी हरकत कर रहा था औरंगजेब के सामने, तो औरंगजेब ने इसको खदेड़ दिया। क्योंकि औरंगजेब थोड़ा दमदार था, सब जानते हैं। कारण क्यों खदेड़ा भाई औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को? बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया तथा मुगल शासक और औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा। अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। क्योंकि हुआ क्या था, ये लोग जाते हैं हज करने, अभी पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग हज करने मक्का मदीना। उस समय हवाई जहाज़ तो थी नहीं, तो ये जाते थे समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग पे था अंग्रेजों का कब्जा। तो ये जो जॉन चाइल्ड था, ये उनको बंदी बना लिया। फलस्वरूप औरंगजेब ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया जॉन चाइल्ड को, लेकिन जॉन चाइल्ड ने फिर माफी मांगी, तो फिर मामला वहीं सुलट गया। अब है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर लिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को लेना, यही है, कब्जा कर लिया था इन्होंने। अब एक कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अब यहाँ पे है, तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सेपल की संधि हुई थी, दूसरा अनिर्णित था, तीसरे में पेरिस की संधि हुई थी।
प्रथम मैसूर युद्ध जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों वाला था। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो अनिर्णायक था, मतलब दोनों मामला बराबरी बराबरी का हो गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सेपल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, ये अनिर्णित था। और तृतीय, अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सेपल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि। और प्रथम मैसूर युद्ध में ये हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का चौथा यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिला लेंगे तो। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सेपल की संधि से अंत, द्वितीय अनिर्णित, तृतीय पेरिस की संधि और चतुर्थ ब्रिटिश की हार। अब है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड है 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय है 1749, 1749 से है 17। ये तो यहाँ 50 दिया हुआ, यही गलत है, बाकी सब सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, द्वितीय युद्ध 49 से 54। ये 6 साल 5 साल तक, नहीं 6 साल हो गया ना। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेके 63 तक, ये सप्तवर्षीय, पता नहीं 7 साल कहाँ हो गया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अब है निम्नलिखित में कौन यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों को भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो डुप्ले। ऐसा माना जाता है सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी। सहायक संधि क्या थी, तो ये अंग्रेज भारतीय राजाओं को लालच देते थे कि हमारी आधुनिक सेना आप अपने राज्य में रखिए, अपने राज्य में रखिए, बदले में हम आपके राज्य की पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा करेंगे। उसके बदले में क्या है, आपकी विदेश नीति को हम देखेंगे और आंतरिक मामले में आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इससे होता क्या था कि अंग्रेज या डुप्ले तो फ्रांसीसी था, इससे होता क्या था कि मतलब बिना किसी खर्चे के एक बड़ी सेना भारतीय रजवाड़े रखते थे और धीरे धीरे इन राजाओं को विदेशी सेना से भाड़े के सैनिकों की आदत बढ़ जाती थी। तो परिणाम आप सब जानते ही हैं। अब क्या है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। और फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना, फ्रांसीसियों का भी पहला कारखाना सूरत ही था 1664 वाला। तो अब है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो क्या है, लुई 14वें जो वहाँ के राजा थे, उनके मंत्री थे कॉलवर्ड के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल था।
फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिसका सारा खर्च राज्य ही देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1668 में सूरत में पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना हुई थी। फिर वही इस संस्थापित हुई थी लुई 14वें के काल में। मंत्री कौन था? कॉलबर्ट था। और कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने हुगली और चिंसुरा दोनों स्थापित किए थे। श्रीरामपुर में डेनिशों का कब्जा था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बालासोर उड़ीसा वाला। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगौर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो याद करने की जरूरत है इसको, ये पूछ सकता है। 1632 में। ये सब कहानी है, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर फ्रांसीसी दक्कन में सक्रिय आंदोलन स्थापित करने में सफल थे। दक्कन में चूंकि अंग्रेज काफी मजबूत थे इसलिए सब नहीं कर पाए। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अब निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यानी सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यानी चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, यानी बी ऑप्शन सही है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाई। अब अड्डा बताना है किसका अड्डा कहाँ था। तो सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली थे, पांडिचेरी में फ्रेंच थे, ट्रेनकोबार में कौन थे? डेनिश थे। सद्रास में डच थे। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रेनकोबार डेनिश, सद्रास डच। अफीम यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोलह और अफीम बिहार से मिलती थी। फिर वही बिहार से मिल गई अफीम। अभी तो खैनी खाते थे, उस समय अफीम खाते थे सब। मुगल वाले जो बंगाल थे, क्योंकि बिहार और बंगाल का ही पार्ट था और सारे मुगल अफीम खाने में बहुत आगे थे। निम्नलिखित यूरोपवासियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में तो यही बेचारे फ्रांसीसी आए। 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। अब डच ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित की? तो सब जगह। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, सब जगह स्थापित कर लिए थे उन्होंने। अब है 52वां। निम्न पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। कौन अंग्रेजों की देन है? तो क्या हुआ, मृदा के
स्वरूप तथा उपज के आधार पर भूमि का राजस्व वितरण, ये तो सबसे पहले शेरशाह ने किया था, उसके बाद अकबर ने। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग ये बाबर के पहले ही कर लिया था। तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगाली लाए थे, तो इनमें से अंग्रेजों ने कुछ नहीं देना कुछ भी। अब किसने कहा था कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये हमारे मैकाले जी हैं, जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली दी है। अब एक्स ला शापिल 1748 संधि के संदर्भ में क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बात सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, दोनों सही है। अब भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या क्या है? तो पहला है अंग्रेजों को बंगाल विजय के से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, सही बात। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी सही है। मतलब दोनों के दोनों सही है ये। बस अब ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, इसको एक दो बार पढ़ने पे क्लियर हो जाएगा। जहाँ न समझ में आए वीडियो पॉज करके पढ़िए अपने आप। चलिए, धन्यवाद।